So from this part of the chapter we can get questions like कितना अमाउंट कंबाइन करेगा, ठीक है, मतलब अगर दो रिएक्टेंट्स है और दो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, सो पैटर्न कैसा होगा मैं बता रहा हूँ। दो रिएक्टेंट्स और दो प्रोडक्ट्स है तो ऑब्वियसली दोनों का मास इक्वेट करना पड़ेगा। सो ऐसा टाइप का मिल सकता है, मतलब you will be given certain masses of reactants and certain masses of products, ठीक है। प्रोडक्ट दो भी हो सकता है या फिर प्रोडक्ट भी तीन हो सकता है, रिएक्टेंट दो हो सकता है। तो अल्टीमेटली उन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, जो केमिकल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है, उन लोगों को इक्वेट करना है, ठीक है। एंड देन यू कैन फाइंड द मिसिंग, मतलब सोचो तुम्हारा दो रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है। सोचो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सपोज यू हैव a reaction like A plus B gives C plus D plus E, ठीक है। these are three different compounds। तो तुम्हें सोचो यहाँ पे, सोचो ये 2 ग्राम का दिया हुआ है, ये तो तुम्हारा 7 ग्राम्स का दिया हुआ है, और यहाँ पे सपोज दिस इज 1.5 ग्राम्स, डी सपोज डी का पता नहीं है, ठीक है, और ई का दिया हुआ है तुम्हारा 4 ग्राम्स, ठीक है। सो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो तब क्या करोगे, ऑब्वियसली यू विल add this two, that means 2 grams plus 7 grams, मतलब mass of reactants is equal to mass of products, है कि नहीं। so इसको अगर हम लोग x पकड़ लेंगे, x grams पकड़ लेंगे, so what we can do, you can write like this, है कि नहीं, लिख पाएंगे कि नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ so this type of questions can be can come from the Dalton's atomic theory as well as the law of chemical combination, ठीक है। law of chemical दो था, तो ये था तुम्हारा this sum is based on the law of conservation of mass, है कि नहीं, समझ में आया। और एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा जो प्रोपोर्शन के बेसिस पे, ठीक है। सो प्रोपोर्शन के बेसिस पे ऑब्वियसली देयर विल बी गिवन प्रोपोर्शन बाय नंबर ऑफ एटम्स या फिर प्रोपोर्शन बाय मास रहेगा, ठीक है। तो उसको बेसिस पे भी तुमको क्या करना है, मतलब उसको उस रेशियो को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। सपोज अगर तुमको, मतलब ये एक टाइप हो गया क्वेश्चन का, और जो सेकंड टाइप होगा, सेकंड टाइप कैसा होगा, तुमको दिया है एक मॉलिक्यूल है, सपोज यू हैव अ मॉलिक्यूल कॉल्ड A3B, ओके। अभी A3B जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तुम्हारा A is to B by mass, the ratio of A is to B by mass is 1:4, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इफ दिस इज द केस, और अगर बोल दिया है कि हाँ रिएक्टेंट साइड में तुम्हारा अगर 2 ग्राम तुम्हारा A है, ठीक है, if 2 grams of A combines with 8 grams of B to form A3B, then अगर तुम्हारे पास सर्टेन ग्राम्स है, सोचो तुम्हारा 16 ग्राम्स है, 16 ग्राम्स ऑफ ए अगर है, तो वो कितना किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो कितना इसके साथ रिएक्ट करेगा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। हाँ, सो यू हैव टू फाइंड दिस वन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। हम लोगों ने किया था क्लास में ऐसा टाइप का क्वेश्चन, शुड रिमेंबर, ठीक है। ये जो ये वाला क्वेश्चन था ना तुम लोगों का, फर्स्ट शायद मैं श्योर नहीं, पहले वाला क्लास इसमें था शायद, हाँ ये वाला, दिस क्वेश्चन, हाँ ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं वाटर फॉर्म करने, तो ऑक्सीजन गैस कितना चाहिए, है कि नहीं। सो ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, समझ में आया। हाँ हाँ समझ में आ रहा है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फाउंड। सो ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दिस क्वेश्चन वाज मेनली बेस्ड ऑन व्हाट, दिस इज वाज मेनली बेस्ड ऑन
मैं कुछ कुछ करा रहा हूँ यहाँ से, डोंट वरी। सो दिस वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, आई थिंक। सो ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। लेट अस सी सम सम्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आइडिया समझ में आया सबको? ऋषिकेश, नवोदीप, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये चैप्टर अगर अच्छा से पढ़ोगे ना, मैं एक चीज बता सकता हूँ, तुम्हारा क्लास 9 में जितना भी केमिस्ट्री का चैप्टर है और क्लास 10 में जितना भी केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये अगर समझ में आएगा, केमिस्ट्री का बेसिस क्लियर हो गया, इतना समझ। सो स्टडी दिस चैप्टर विथ वेरी मच इम्पोर्टेंस। सो अगर हम लोग इस चैप्टर का बात करें, मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसी टाइप का एक क्वेश्चन है तुम्हारा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। सो लेट मी राइट इट डाउन। ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा, नेट में भी मिलेगा, सो ट्राई टू सॉल्व देम। बट और किताब का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, एनसीईआरटी में भी बहुत सारा सम्स है, ठीक है। सो एनसीईआरटी में अगर देखोगे योर एक्सरसाइज ऑल्सो, एक्सरसाइज का सम्स, एग्जाम्पल्स का सम्स, ये इनसाइड क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का सम्स, ये सब करना, हाँ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी है। सो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। दीज आर ऑल एग्जांपल्स फ्रॉम द these are all based on what this pattern, ठीक है। इन दोनों पैटर्न के बेसिस पे सब नंबर 1 एंड 2, ओके। समझ में आ रहा है? मैं एग्जैक्टली नहीं कराऊंगा, आई एम डूइंग सम अदर क्वेश्चन, बट तुम लोग ये ट्राई करना, ओके, इन दोनों को। इज इट क्लियर? हाँ, यस सर। ओके। एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तुम्हारा। यहाँ पे क्वेश्चन है 15.9 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, CuSO4, ठीक है, एंड 10.6 ग्राम्स ऑफ तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो 15.9 grams of copper sulfate and 10.6 grams of sodium carbonate, ठीक है। तो these are two different compounds, so they can react each other, ठीक है। वो लोग आपस में रिएक्ट करते हैं, they form products, ठीक है। सो तो तुम्हारा ये जो कंबाइन करेगा, सो ऑब्वियसली यू कैन से रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट्स। कौन सा प्रोडक्ट? दैट इज हाउ मच? 14.2 grams of सोडियम सल्फेट, मतलब Na2SO4, सोडियम सल्फेट एंड ऑब्वियसली SO4 अगर इसके पास चला गया तो ऑब्वियसली कार्बोनेट कहाँ पे रहता है? कॉपर क्या करेगा? कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यस। सो CuCO3 जो है वो फॉर्म करेगा, सॉरी 14.2 ग्राम्स ऑफ तुम्हारा सोडियम सल्फेट और तुम्हारा 12.3 ग्राम्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट। मैं और भी लंबा क्वेश्चन था, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे पूछेगा शो दैट these results are in agreement with the
शो दैट दिस, तो दिखाना ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में है। सो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने का एकदम सिंपल सा तरीका है। हम लोग कैसे करेंगे? तो वी कैन राइट द इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन, the given question is, so first let us write the, so ये क्यों important है? because ये लिखना जरूरी है। तो what is the chemical equation? बैलेंसिंग का चिंता मत करो, क्लास 10 में बैलेंसिंग नहीं चाहिए, क्लास 10 में चाहिए होता है, फर्स्ट चैप्टर में चाहिए होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। Na2SO और Na2CO3 gives what? Na2SO4। तुम लोग एक काम यहाँ पे, अगर कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, लेटर्स में दिया हुआ है, यू कैन राइट द लेटर ऑल्सो, ठीक है, यू कैन राइट द वर्ड इक्वेशन ऑल्सो, ठीक है। सो Na2SO4 प्लस CuCO3, ठीक है, समझ में आ रहा है? सो वी कैन राइट मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल, कितना होगा? कौन सा रिएक्टेंट है? दिस इज द रिएक्टेंस है कि नहीं? ये और ये रिएक्टेंस है, समझ में आ रहा है? हाँ। So these two are reactants, so we can write mass of CuSO4 plus mass of Na2CO। कितना ग्राम है टोटल? 15.9 plus 10.6, so 15.9 plus 10.6, so what you will get? You will get, टोटल करो, 6 plus 9 15 होगा ना, 5.5 आ गए यहाँ पे, 5 6 ओके 6 26.5। ओके 26.5। इतना तक सबको समझ में आया? यस सर। ऋषिकेश हाँ। समझ में आ रहा है? यस सर। काबिक, काबिक समझ में आ रहा है? हेलो, आवाज नहीं आ रहा। सो दिस इज द मास ऑफ रिएक्टर, सो these are the प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट है कौन सा? ये दो प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो मास ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे निकालेंगे? मास ऑफ प्रोडक्ट्स निकालेंगे बाय राइटिंग मास ऑफ, प्रोडक्ट क्या क्या था? Na2SO4 प्लस मास ऑफ CuCO3। सो कितना होगा? टोटल मास कितना है? 14.2 एंड 12.3, ठीक है। सो 14.2 एंड 12.3, सो 0.5 यहाँ पे आ गया, 4 5 6 and 2 26.5, ओके। सो ऑब्वियसली, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस द मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to mass of the mass of products, therefore the, क्या लिख सकते हैं? the results of the reaction, रिजल्ट मतलब जो मास निकला है, the results of the reaction are in agreement with the law of conservation of mass, है कि नहीं? कभी कभी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है?
बाकियों को सुनाई दे रहा है? हाँ सो यस हाँ सर सो ये तुम्हारा हम लोग का क्वेश्चन था। ऐसा टाइप का क्वेश्चन देने से ट्राई करना। सो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। सो ये था तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो ये एक टाइप का प्रूफ। Na2CO3 का केमिकल नेम क्या है? यहाँ पे मैंने शॉर्टकट समझा, शॉर्टकट में समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अल्टीमेटली दिस इज, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सो कॉपर सल्फेट, नाम नहीं खुद से बताओ ना। CO3 ग्रुप किसका होता है? कार्बोनेट का ग्रुप होता है कि नहीं? और ये क्या है? सोडियम है। हाँ हाँ तो हो गया नाम, ऐसे ही तो नाम लिखते हैं ना। ये क्या होगा? सोडियम सल्फेट। ये सोडियम है, दिस इज सोडियम, दिस इज सल्फेट, खत्म। वो टेबल पढ़ना, हाँ ऋषिकेश, बुक में जो टेबल है ओके पॉलीएटॉमिक सर आयंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये सब नाम आता है, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब यहाँ से आता है। और ये क्या है? ये दिस इज कॉपर कार्बन, ठीक है। सरस्वती अभी क्लियर हुआ डाउट? हाँ मतलब you can write the formula from the name and you can write the name from the formula, ठीक है, both ways, okay. So that was the question. अभी हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं which is related to law of constant proportions. इसका ज्यादा क्वेश्चन होता नहीं है, so let me do that. So यहाँ पे क्वेश्चन है कार्बन and oxygen react the ratio 3:8 by mass. This question is similar to the question given in your exercise, question number 2 जो था, ठीक है। इसी सेम कार्बन और ऑक्सीजन के बेसिस पे है। सो यहाँ पे देखो 3 ग्राम्स कम किसके साथ, 3 ग्राम्स कार्बन बर्न किस में कर रहा है, 8 ग्राम्स ऑक्सीजन में कर रहा है। सो द क्वेश्चन इज सेम, ठीक है। सो इसका मतलब यही होता है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट इन द रेशियो 3:8 बाय मास, ठीक है। पर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे पूछा है कि व्हाट वेट ऑफ कार्बन should be used to react completely with 40 grams of ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब रेशियो दिया हुआ है और तुमको पूछा गया कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा अगर 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है। सो ये जो रेशियो है, ये रेशियो से हम लोग वो निकाल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली दैट 3:8 विल बी इक्वल टू x ग्राम्स, जो ये रिक्वायर्ड मास है कार्बन का, इज टू 40। समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू गेट द सेम वैल्यू। समझ में आया? प्रोपोर्शन पढ़ा था ना तुम लोगों ने, ऐसे लिखते थे ना छोटे क्लास में, ऐसा लिखा जाता था। हाँ तो वही चीज है। So this was proportion and that is why this the ratio of the mass जो है वो proportional रहे, ठीक है। कोई भी मास ले लो। So इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल होता है। कॉन्सेप्ट इज ये, लॉजिक ये यूज करना है सॉल्व करने के लिए। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, कार्बन एंड ऑक्सीजन react in the ratio 3:8, ओके। इसी को हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं। therefore इसी चीज से हम लोग लिख सकते हैं, therefore we can write 3 grams of carbon reacts with
reacts with what? लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। लिख सकते हैं? हाँ। बाकी को समझ में आ रहा है? जो 3:8 है ना, 3:8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3:8 को मैं 3 ग्राम 8 ग्राम लिख सकता हूँ। ग्राम कैंसिल हो गया, 38 रह जाएगा। ठीक है, सो 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम्स ऑक्सीजन। और इसको और एक तरीके से अगर मुझे यूनिटरी मेथड में लाना है, बिकॉज ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, कार्बन का चाहिए, सो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन। एक ही बात है कि नहीं? मैंने इस साइड को यहाँ पे लिख दिया। सो अल्टीमेटली वी कैन राइट, यूनिटरी मेथड अगर लगाएं, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन reacts with how many grams of carbon? 3/8 grams of carbon, है कि नहीं? देख सकते हैं यूनिटरी मेथड। सो अल्टीमेटली कितना पूछा था हम लोगों को? 40 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो वी कैन राइट 40 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन reacts with 3/8 into 40 ग्राम्स ऑफ कार्बन, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सिंपल यूनिटरी मेथड है। छोटे से पढ़ के आ रहे हो, क्लास 6 से शायद पढ़ रहे हो यूनिटरी मेथड, है कि नहीं? सो कितना होगा? सो इट विल बी 15 ग्राम्स। ठीक है, कर पाओगे? हाँ। सबको समझ में आया सम? यस सर। नवोदय ऋषि के समझ में आया सम? हाँ। ये सब इजी सम है, एग्जाम में आ सकता है। ऋषिकेश, दिस क्लियर? यस सर। ओके, तो देखना ऐसा टाइप का सम आ सकता है एग्जाम में। द सेकंड टाइप ऑफ सम दैट यू कैन गेट, मैं चैप्टर से दिखा रहा हूँ। सेकंड टाइप ऑफ सम दैट यू कैन गेट, तो ये तो था ऑब्वियसली फर्स्ट तो दो पार्ट्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस और डेल्टा एटॉमिक थ्योरी। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो इट इज मेनली टू फाइंड द एटॉमिक मास। ठीक है, मॉलिक्यूल किस रेशियो में है, डायटोमिक है कि पॉलीएटॉमिक है, ये सब आ सकता है एग्जाम में। सो ये सब अच्छा से मैंने नोट्स दिया था, वो देखना अच्छा से, ओवरऑल वहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। मतलब डायरेक्टली अगर तुम्हें कोई मॉलिक्यूल दे दे, उसका फॉर्मूला लिख लो, है कि नहीं, या फिर नाम से पता लोगे, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। सो सल्फ्यूरिक एसिड कितने एटम्स होता है, उसका एटोमिसिटी कितना है? सो ये फर्स्ट, फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द फॉर्मूला अच्छा से लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर्मूला अगर अच्छा से लिखोगे देन ओनली यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन दैट, है कि नहीं। उसके बेस पे तुम लोग एटोमिसिटी लिखोगे। समझ में आ रहा है? अगर कोई कॉमन मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मूला पता है देन वेल एंड गुड। अगर फॉर्मूला पता नहीं है देन यू मस्ट ट्राई टू राइट द फॉर्मूला, जो हम लोग वो क्रिस क्रॉस करके लिखते थे ना, वो यूज करेंगे, बैलेंस यूज करके। सो देखना ये सब, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सम्स में दिखाता हूँ। पॉलीएटॉमिक आयंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका वैलेंसी क्या होता है, उसका चार्ज क्या होता है। चार्ज अगर याद रहेगा, जैसे CO3 2- होता है कि नहीं। CO3 2- अगर है तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया ना कि हाँ, कार्बोनेट का चार्ज कितना होता है, -2 होता है कि नहीं। तो उसके बेस पे मैं क्रिस क्रॉस करूंगा। सो -2 मतलब कार्बोनेट का वैलेंसी कितना है, 2 है। यस और नो? समझ में आया? हाँ। So this table is very important. So based on the charges you can identify किसका कितना वैलेंसी। ठीक है, जैसे सोडियम Na प्लस है, पोटेशियम K प्लस है। सो यू कैन से दैट प्लस है मतलब क्या, +1 है मतलब उन लोग ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। सो ऑब्वियसली they have shared one electron, that means their valence is 1। ओके, चार्जेस से भी पता चल रहा है चीज।
सो एक क्वेश्चन हम लोगों का था तुम्हारा रिलेटेड टू तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर मास था। तो मॉलिक्यूलर मास में हम लोग पहले क्या करते थे, मॉलिक्यूल्स लिखते थे, है कि नहीं। पर मॉलिक्यूलर मास के पहले व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज हाउ टू राइट द फॉर्मूला, ठीक है। सो राइटिंग केमिकल फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फॉर्मूला कैसे लिखोगे? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें उस एलिमेंट का सिंबल जानना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, सो ट्राई टू फाइंड राइट द आंसर। मैं दिखाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन देगा फॉर एग्जाम्पल, राइट द केमिकल formula of the following. So the first question will be what? Calcium chloride, ठीक है। So calcium chloride कैसे करोगे? सिंपल सा चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द बैलेंस, ठीक है। सो इसका करने का टेक्निक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द बैलेंसी ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम का बैलेंसी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यू हैव टू रिमेंबर दैट टेबल, ठीक है। मैंने जो टेबल दिया था, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ओके। सो द टेबल वाज हियर नाउ, yes, this one, okay। सो कैल्शियम का क्या था? 2882, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब थर्ड शेल में भी 8 आ गया तो फोर्थ शेल में चला जाता है, ठीक है। एन शेल में चला जाता है, ठीक है। KLM N शेल पे चला जाता है। सो पोटेशियम में 1 होता है, इसलिए देखना पोटेशियम किसके लाइन में होता है? तुम्हारा जो हम लोग का सोडियम का लाइन होता है, तो इस वहाँ पे 281 है, पोटेशियम में 2881 है। सो अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम हैव वैलेंसी ऑफ 1, ठीक है। तो ऐसा आ सकता है एग्जाम में। सो कैल्शियम का कितना है? 2 है, ओके। सो वी कैन यूज दैट एंड मतलब तुम्हें अगर पता भी नहीं है, सो ट्राई टू राइट इट कंप्लीटली। अगर डायरेक्ट एग्जाम में लिख पाओगे तो वो भी करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैल्शियम एक था और एक तुम्हारा था क्वेश्चन क्लोराइड। क्लोराइड मतलब क्या? क्लोरीन, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो क्लोराइड कहाँ से आता है? क्लोरीन से आता है। सो इन दोनों से फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कौन सा तुम्हारा। तो कैल्शियम में क्या आएगा? Ca आएगा, और क्लोराइड में क्या आएगा? Cl आएगा, ठीक है। सो नॉर्मली अगर एक ऐसा सम करो जो कभी तुमने किया नहीं है, तो तुमको पता भी नहीं, बट व्हाट यू नो इज दैट नो द एटॉमिक नंबर ऑफ बोथ ऑफ देम। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट इट देम सेपरेट। जैसे फॉर एग्जांपल सोचो मुझे पता ही नहीं है इसका कैल्शियम का कितना है, बैलेंसी कुछ पता नहीं। सो व्हाट आई कैन डू, I can write like this atomic number. So I can say calcium chloride contains, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड क्लोरीन, है कि नहीं। सो नाउ अभी कैल्शियम को फोकस करते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज, सिंबल लिखना, ओके। सो ऐसा लिख सकते हो एग्जाम में, कैल्शियम एंड क्लोरीन। तो बार बार क्लोरीन लिखना इज नॉट, मतलब टाइम भी ज्यादा लगता है। सो अभी हम लोग सिंबल इसको, एटॉमिक नंबर ऑफ Ca इज इक्वल टू 20, ठीक है। Ec क्या है? इसे तुम्हारा है 2,8,8,2, ठीक है। 2 8 इज 10, 10 प्लस 2 इज 18, 18 प्लस 2 इज 20, ठीक है। सो वैलेंसी कितना होगा? वैलेंसी कितना होगा? आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है, तो ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 अगर है तो क्या होता है? जिससे सेम एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? मैंने बताया था, याद है कि नहीं? तो यहाँ पे कितना होगा? वैलेंसी 2 ही है। नाउ कमिंग टू क्लोरीन।
ये सेम चीज हम क्लोरीन के लिए भी लिखेंगे, ठीक है। कॉपी दिस वन। सो अभी क्या है तुम्हारा क्लोरीन, ठीक है, Cl। क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का है 70, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा, उपाय नहीं है, इससे इजी नहीं हो सकता। मतलब यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उन लोग का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा, और बुक में जो मास नंबर्स दिया हुआ है वो भी याद रखना पड़ेगा, ओके। सो अभी ईसी ऑफ ऋषिकेश समझ में आ रहा है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, उपाय नहीं है, ओके। लर्न किया है। हाँ सर। तो ये टेबल और जो मास का टेबल है वो भी एटॉमिक मास, ज्यादा नहीं, उसमें थोड़ा सा ही है, सपोज 7 to 8 एलिमेंट्स आते हैं, तो वो भी पढ़ लो, जैसे कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 यू, ये सब। तो इसका 17 हो गया, 17 का क्या होगा, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 कंप्लीट हो गया के शेल, उसके बाद कितना रह गया 15, तो 15 से अभी नेक्स्ट वाला शेल में कितना आएगा, 8 आएगा, तो कितना है 10 आ गया, सो 10 चला गया तो 7 रह गया, ठीक है। सो थर्ड शेल में कितना आएगा, थर्ड शेल में ऑब्वियसली 7 आएगा, तो मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है कि नहीं। मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब ऑब्वियसली 2n² ही होता है, बट यहाँ पे 8 के बाद वो मतलब शेल चेंज कर दिया जाता है, मतलब वहाँ पे एक एनोमली मिलता है, तो उनका इतना प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट फोकस ऑन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, 2 8 8 1 2 8 8 2 ऐसे मतलब आफ्टर 18 वाला जितना भी है। सो बैलेंस कितना होगा यहाँ पे, देखो मैंने समझाया था, तो बैलेंस ऑब्वियसली इट विल बी 8 - 7, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट इज द बैलेंस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, since the valence number of valence electrons is greater than 4, so that is why इसका वैलेंसी क्या होगा, it will be 8 minus the number of valence electrons, so it will be 1। क्लियर, समझ में आया। अभी हम लोग लिख सकते हैं, अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट नाउ, हम लोग का जो फॉर्मेट है, सिंबल और वैलेंस। तो सिंबल क्या था, कैल्शियम क्लोरीन 2 1 एक्सचेंज, फॉर्मूला क्या मिला, समझ में आया। हाँ। बाकी को समझ में आया। Yes sir. So if you know the valency, well and good. If you don't know the valency, try to use the atomic number. Okay, try to make use of the atomic number. मतलब ये पार्ट लिखना एसेंशियल नहीं है, बट अगर तुम लिखोगे, अगर तुमको ये वैल्यू डायरेक्टली पता नहीं है, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है, इफ यू डोंट नो इट और इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि हाँ हो भी सकता है, मुझे ये याद नहीं है, सो ट्राई टू यूज दिस वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू से यहाँ तक पहुंच, ओके, समझ में आया, इसलिए मैंने ये सम कराया। because before finding the molecular mass you should try to understand कि हाँ तुम्हारा फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, बिकॉज फॉर्मूला अगर पता नहीं होगा तो तुम मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे, है कि नहीं, बिकॉज मोलिकुलर मास में हम लोग हर एटम को काउंट करते हैं, हर एटम का मास काउंट करते हैं। सो इफ यू डोंट नो द नंबर, इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला, यहाँ यू नो वोंट नो द नंबर ऑफ एटम सिंबल। जैसे यहाँ पे मैंने CaCl2 लिखा है, इसका मतलब क्या, एक कैल्शियम का एटम दो क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली जब हमें इसका मास निकालूंगा वहाँ पे क्या करना है, आई हैव टू राइट 1 into मास ऑफ कैल्शियम, है कि नहीं, और यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस 2 into मास ऑफ क्लोरीन, है कि नहीं। सो तुम लोग देख पा रहे हो कि वाई द फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व, मतलब मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है, किस एलिमेंट का कितना एटम्स है वो दिया रहता है, सो उसके बेस पे हम लोग मास निकालते हैं, समझ में आ रहा है। So that is why writing the correct formula is very important. सबको क्लियर है। हाँ। नवदीप समझ में आ रहा है। हाँ सर। काबिक, Yes sir.
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार बोलो, अच्छा से ध्यान दे के पढ़ना, इतना भी टफ नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे देन दिस चैप्टर इज वेरी इजी, ठीक है, बट अच्छा से समझना, नहीं समझोगे तो लिख नहीं पाओगे, आंसर भी लिख नहीं पाओगे, समझ भी नहीं कर पाओगे, वही बात। सो नेक्स्ट हम लोग और एक देखते हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ये तो मुझे भी पता नहीं, बट मुझे इतना पता है ये दिस इज ए आयनिक कंपाउंड। क्यों ये आयनिक कंपाउंड है? बिकॉज यहाँ पे नाइट्रेट है, नाइट्रेट, सल्फेट, ठीक है, ये सब क्या था? इफ यू सी द टेबल, जो हम लोग का जो चार्जेस का टेबल था, इफ यू सी तुम्हारा एमोनियम, उसके बाद हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, जैसे फॉस्फेट, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, है कि नहीं? मतलब एक अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो बाकी तो ऑब्वियसली होगा ही ना। सो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? वी विल, यहाँ पे देखो हम लोग के पास एटॉमिक नंबर तो नहीं होगा ना, नाइट्रेट का एटॉमिक नंबर कैसे, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर ला सकते हो, बट नाइट्रेट का एटॉमिक नंबर कहाँ से लाओगे? नहीं ला पाओगे। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस टेबल। व्हाट टेबल? दिस वन, यू हैव टू यूज दिस टेबल। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यस। सो अभी हम लोग क्या करेंगे? वी विल डायरेक्टली रिलाई ऑन चार्ज, ठीक है। इसका अगर चार्ज ले ले, यहाँ पे भी चार्ज यूज करके, एल्यूमिनियम का चार्ज नहीं भी पता है तो लिख सकते हो, सेम ग्राफ में इसी निकाल के लिख सकते हो, ठीक है। इफ यू सी द एटॉमिक नंबर, then we can see that the atomic number is, हाँ, तो हाँ ये बोलो। सो इफ यू सी द तुम्हारा जो एल्यूमिनियम का है यहाँ पे 13, ठीक है, तो इट इज 13, तो 13 से भी तुम निकाल सकते हो कि इसका ऑब्वियसली ये 3 है तो 4 से कम है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा एंड इट विल बी +3, है कि नहीं? तो इसका चार्ज कितना होगा? +3 होगा। सिंगल एलिमेंट के लिए निकाल सकते हो, बट अदर देन दैट यू विल फेस डिफिकल्टी। जैसे तुम्हारा नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है? NO3, तो NO3 का तुमको चार्ज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। So you have to remember the table. So यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो एल्यूमिनियम का कितना था हम लोगों का? एटॉमिक नंबर था तुम्हारा कितना था? 13। Yes, 13. So 13 can be written as 2, 8, 3. 2 plus 8 is 10, 10 plus 3, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा? +3 होगा, तो 4 से कम है, इसका वैलेंसी भी 3 होगा और चार्ज +3, ठीक है, बिकॉज इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सिंबल सिंबल, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे चार्ज लिखूंगा, ठीक है, नॉट वैलेंसी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम होगा और NO3 होगा, ठीक है, नाइट्रेट है। सो Al3+ लिखेंगे यहाँ पे, मतलब एक साथ में पूरा चार्ज के साथ लिखेंगे अगर लिखना है तो, और यू कैन स्किप द चार्ज ऑल्सो, यहाँ पे चार्ज नहीं लिख के पीछे भी लिख सकते हो। सो एल्यूमिनियम का कितना है चार्ज? 2, 3+ है और इसका है +1, है कि नहीं? इफ यू सी फ्रॉम द टेबल, अगर टेबल से देखे तो कितना है यहाँ पे? NO3-, ठीक है। सो चार्ज इज -1, ओके। सो आई कैन राइट -1 हियर। सो ऑब्वियसली कितना होगा? एक क्रिस क्रॉस हो जाएगा, तो ये चार्ज जाएगा इसके पास, और ये चार्ज मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, चार्जेस शेयर होगा। सो उसका फॉर्मूला क्या होगा? द फॉर्मूला विल बी Al के पास सिर्फ 1 जा रहा है, सो Al इंडिविजुअल रहेगा, ठीक है। और NO3 के पास क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? क्या जाएगा? एल्यूमिनियम के पास, नाइट्रेट के पास क्या जाएगा? 3। So what should be the formula?
देखो ये 3 कम्प्लीटली इसके ऊपर जा रहा है, कम्प्लीटली ओवरऑल, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट, तो इसको मैं ऐसे लिखना पड़ता है Al1, तो 1 को मैं नहीं लिखता हूँ, 1 को लिखा नहीं जाता है। और यहाँ पे होगा NO3, ये 3 किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, पूरा NO3 के ऊपर ट्रांसफर होगा, सो दैट इज वाई यूज ए ब्रैकेट, ठीक है, एंड वी राइट इट लाइक दिस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट। समझ में आया सबको कैसे किया, क्या यूज करके किया? किसी को डाउट है? काव्यक, नवोदय, ऋषिकेश, एनी डाउट्स? नो सर। तो सोचो यहाँ पे अगर 2 होता, 2 होने से क्या होता, यहाँ पे 2 होगा, है कि नहीं? मतलब दिस रिमेन्स इंटैक्ट, ये तुम चेंज नहीं कर पाओगे, you cannot change that, but what you can change, you can change the subscript। तो इसका पूरा ग्रुप का सबस्क्रिप्ट तुम्हारा यहाँ पे 3 है, ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल फाइंड इन एग्जाम। अभी अगर हम लोग तुम्हारा और सम्स देखेंगे, सो दिस वाज द सम फ्रॉम द राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला पार्ट, ओके। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सो ऐसा टाइप का क्वेश्चन देगा, बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल है, ट्राई टू सॉल्व दैट। ये मैंने क्यों कराया, बिकॉज जैसे यहाँ पे सोडियम था, सोडियम का +1 होता है, तो यहाँ पे NaNO3 होगा। NaNO3 क्यों होगा, बिकॉज Na में भी Na का सबस्क्रिप्ट भी 1 हो जाएगा, NO3 का सबस्क्रिप्ट भी 1 हो जाएगा, सो वी डोंट राइट दैट वन, दैट इज व्हाई इट इज NO ओके। तो जहाँ पे तुमको हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट ये सब मिलेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तुम लोग वैलेंसी नहीं लिखोगे, वहाँ पे क्या लिखोगे, यू विल राइट व्हाट, यू विल राइट द चार्ज, ओके। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग चार्ज लिखते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए बैलेंस लिखते हैं, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स में तुम चार्ज लिख सकते हो, बट इसका फायदा नहीं है, सो ट्राई टू लाइक यहाँ पे देखो बैलेंस लिखा है, यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज, सो दिस इज अ कोवलेंट कंपाउंड, दिस इज आयनिक कंपाउंड। सो ये था हम लोगों का फॉर्मूला लिखने वाला पार्ट। सो नाउ फॉर्मूला तो मिल गया, फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, तुम्हारा मास निकालना चाहिए, ठीक है। मास कैन बी एनीथिंग, तुम लोग का तो ग्राम एटॉमिक मास नहीं भी दे सकते एग्जाम में, बट नॉर्मल मास, हमारा 2 टाइप का मास होता है हम लोगों का, क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास तो नहीं देगा ऑब्वियसली, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास, तो ये 2 एग्जाम में आ सकता है। सो मेक श्योर दैट यू आर एबल टू डू दैट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर यहाँ दे दिया है, यहाँ पे डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। देखो अगर कंपाउंड का नाम दे दिया है और नाम से तुमको पता नहीं है, ठीक है, इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, ठीक है, तो तब क्या करोगे, तब यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, ये पहले निकाल लेना पड़ेगा। अगर तुमको ये करेक्टली पता है, देन ओनली यू कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अगर ये पता नहीं है या फिर इसमें कोई डाउट है, डोंट फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, गलत लिखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो द मोर यू प्रैक्टिस, ये सब मॉलिक्यूल्स का नाम ऑटोमेटिक, मतलब फॉर्मूला याद हो जाए। वाटर का हो, वाटर तो सबको पता है, भूल गए हो क्या, नहीं भूल, वो नहीं भूला ना किसी ने, तो सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स का भी नहीं भूलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई कॉपर सल्फेट पूछे, तो ऑब्वियसली तुम्हारे माइंड में डायरेक्ट आ जाएगा CuSO4, है कि नहीं? क्यों आएगा, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड इट, यू हैव सीन इट लॉट ऑफ टाइम्स, सो यू रिमेंबर दैट, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करोगे, मास तुमको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना। सो व्हाट वी कैन से, कैसे लिखोगे देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब एक मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है,
क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? H2O. Now we have to use the atomic mass. So atomic mass of क्या? Atomic mass of hydrogen. It is H is equal to कितना है? Now you have to use what? You have to use this table. ठीक है, इसलिए मैंने बोल रहा था यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा. You have to study to learn this table. Okay, समझ में आ रहा है? So we'll be using this table. So 1U और तुम्हारा ऑक्सीजन का कितना है? ये भी जितना प्रैक्टिस करोगे तुमको याद आ जाएगा. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन का कितना होगा? 16. यस, देखो 16 बहुत होगा, याद आ गया. क्यों? बिकॉज यू हैव सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, है कि नहीं? कार्बन का कोई पूछेगा ऑब्वियसली विल से 12, है कि नहीं? सो 16 U. सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज U1U एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. ठीक है, जितना भी आंसर मिलेगा तुमको U में निकलेगा. क्यों U में निकलेगा? बिकॉज जितना भी हम लोग मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, सो ऑल दैट is coming from the relative atomic mass, that is 1/12 the mass of carbon 12 atom. So atomic mass of oxygen is 16 U. So therefore we can say molecular mass of water equals to कितना होगा? 2 हाइड्रोजन एटम्स है, so 2 into क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ H, है कि नहीं? प्लस क्या होगा? प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है, so 1 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो कितना होगा? 2 into 1U plus 1 into 16. ठीक है, so that is the value that we are getting. We are getting 2U plus 16U, that is 18. ठीक है, समझ में आया? हाँ. तो ऐसा क्वेश्चन ही देगा तुम लोग का एग्जाम में. So let me find some numericals. अच्छा, ये हो गया, छोड़ो इसको. तो तुम्हारा ऐसा टाइप का क्वेश्चन देगा एग्जाम में, सो ट्राई टू सॉल्व देम. ओके, H2SO4 का भी मैंने दिखाया था एक एग्जाम्पल, करा था क्या एग्जाम्पल? ये वाटर वाला तो करा था, मुझे याद है, फिर से मैंने करा था. हाँ, यहाँ पे सेल्फ प्रिपरेशन का है. सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. यहाँ पे मैंने ये वाला सम भी करा था, फिर से करा था. सो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगर तुमको ये पता है देन डायरेक्टली डू इट. इफ यू डोंट नो द आंसर देन यू हैव टू राइट दिस स्टेप. ये एक्स्ट्रा स्टेप लिखना पड़ेगा. ठीक है, only if you get this value correctly then only you can solve the you can find the molecular mass. Okay, समझ में? तो सिमिलरली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फार्मूला यूनिट मास. फार्मूला यूनिट मास भी सेम होता है, सिर्फ जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली रिलेटिव मास की तरह निकालते हैं, बट डिफरेंस क्या है? इसको फार्मूला यूनिट क्यों बोला जाता है? बिकॉज दोज मॉलिक्यूल्स आर आयनिक कंपाउंड्स, आर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, है कि नहीं? NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड. ठीक है, समझ में? तो इधर मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिखा था, वहां पे मैंने क्या यूज किया? आई हैव रिटन वैलेंसी. तो अगर तुम्हारा यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है कैल्शियम क्लोराइड वाला, ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट के लिए तुम नॉर्मल वैलेंसी भी लिख सकते हो. बट सिंस दिस इज एन आयन, एक आयन लिखोगे एक वैलेंसी लिखोगे ऐसा नहीं होता. सो यू हैव टू राइट चार्ज ऑन. यहाँ पे यू हैव ऑप्शन, यू कैन राइट वैलेंसी ऑल्सो
और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, यू कैन राइट चार्ज। चार्ज जब लिखोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस और 1 माइनस, ठीक है, समझ में आया? ऐसे भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? समझ में आया? हाँ। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम का वैलेंसी निकाल सकते हो, NO3 का वैलेंसी कैसे निकालना, एल्यूमिनियम सिर्फ चार्ज होता है, ठीक है, सही बात है। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस पार्ट। सो एक ही है, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास आर सेम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज है, एक ही तरह से निकाल रहे हैं। So now we'll be coming to the mole concept. तो mole concept में क्या था, mole concept में mainly तुम्हारा it was all about the given, तो Avogadro's number of molecules, Avogadro's number of atoms, ठीक है, और उसके साथ हम लोग क्या इक्वेट कर रहे थे, ग्राम मोलिकुलर मास फॉर मॉलिक्यूल्स एंड ग्राम एटॉमिक मास फॉर एटम्स, ठीक है, सो वी वर कंपेयरिंग देम, ओके। सो फॉर्मूलेट मास में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स है तो उसमें कितना कार्बन एटम्स है, ऑब्वियसली एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, उनका मास कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। क्यों ग्राम एटॉमिक मास, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग कार्बन एटम्स। सो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 यू, उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है 12 ग्राम। सो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स विल हैव देयर मास इक्वल टू, इतना कार्बन एटम्स का मास कितना होगा 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, समझ में? हाइड्रोजन का भी सेम है, 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेगा बट मास अलग होगा, क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 यू, सो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 1 ग्राम, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम से मतलब मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट ऑफ दिस मच नंबर, ठीक है, एक एक करके काउंट करोगे तो इतना सारा तुमको वो पार्टिकल मिलेगा, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल से इतना मॉलिक्यूल्स मिलेगा, अगर एटम से इतना एटम्स मिलेगा, आयंस है तो इतना इतना एवोगाड्रोस नंबर ऑफ आयंस मिलेगा, ठीक है, और ये जो रिलेटिव मास ऑफ दोस पार्टिकल्स इन ग्राम्स है वो हम लोग क्या पढ़ते हैं उसको, अगर एटम्स है तो ग्राम एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूल्स है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये तो मैंने तुम लोगों को अलग से पढ़ाया था। सो दैट इज द सेम थिंग, सिंपल चीज है, जो एटॉमिक मास होता है उसको ही यू के जगह में जी लिख दो, बस खत्म, समझ में आया? So this is the relationship, and now we'll be solving some questions, important questions based on the different formats, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट होता है, उसके बेस पे हम लोग सम्स करेंगे, ओके। So let us do some sums from mole concept, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में जैसे फॉर एग्जांपल एक दे सकता है तुम्हारा, यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, यूज द फॉर्मूला, मोल कॉन्सेप्ट का सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। सो एक फॉर्मूला है तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो मोलर मास इज नथिंग बट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर हम लोग एटम्स कंसीडर कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे उस एटम का और या उस एलिमेंट का, और अगर मॉलिक्यूल्स कंसीडर करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द मोलर मास, इज इट क्लियर? हाँ, यस।
बाकियों को समझ में आया? हाँ सर। ओके, सो हाँ गिवन सर। ऋषिकेश समझ में आ रहा है? ऋषिकेश समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। हेलो, ऋषिकेश सुनाई दे रहा है? ओके, सो यहाँ पे मैं एग्जांपल करा, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। some questions from this chapter। तो पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पे है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.75 grams of sodium। ठीक है, कभी कभार ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो अगर दिया नहीं भी रहेगा देन यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो दिया अगर नहीं रहेगा कहाँ से देगा, तो एलिमेंट्स विल बी फ्रॉम दिस पार्ट। ठीक है, यहाँ पे रहेगा, जो हम लोग का टेबल था ना, हाँ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो सोडियम यहाँ पे भी था, फिर भी उन लोगों ने दे दिया, देने से तो अच्छा है, अगर नहीं भी देता है तो यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ऑब्वियसली एकदम इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll find the, so if we write like this, atomic mass of sodium is equal to how much, 23 U। therefore molar mass of sodium कितना होगा शाश्वती, मोलर मास कितना होगा? 23 23 वाट, ग्राम। यस ग्राम। ठीक है, सिंपल चीज है, एटॉमिक मास को यू के जगह में जी लिख दो, खत्म, उधर हो जाएगा मोलर मास। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग को मोलर मास। तो फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला में अभी हम लोग के पास क्या है, वी हैव द मोलर मास, वी हैव द गिवन मास। गिवन मास क्या है, 5.75 है कि नहीं? सो वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सो वी कैन राइट देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स, या फिर हम लोग डायरेक्ट चलिए ऑल्सो गिवन मास ऑफ सोडियम कितना है, 5.75। अभी फॉर्मूला यूज करेंगे, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितना होगा, एकदम सिंपल फॉर्मूला लिखो, गिवन मास बाय मोलर। ठीक है, सो गिवन मास कितना है, 5.75 ग्राम्स, एंड मोलर मास इज, मोल नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स है, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स है ना, नो यूनिट्स। सो बाय 23 ग्राम्स, मोलर मास 23 था यहाँ से। सो आंसर कितना निकला, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, सो यू हैव टू कैलकुलेट दैट। तो 0.25 क्या निकलेगा, मोल निकलेगा। ठीक है, बट 0.25 भी लिख सकते हो। ठीक है, और यू कैन राइट द नंबर ऑफ मोल्स एज मोल। ठीक है, MOL। ठीक है, हाँ। समझ में आया सबको, ये सम सिंपल सा सम।
Is it clear to everyone? Yes, sir. नवोदीप, ऋषिकेश, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ऋषिकेश, क्या हुआ? सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। समझ में आया सब? हाँ सर। थोड़ा सा पढ़ना चैप्टर को, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ जाएगा। मेरा नोट्स पढ़ना, मेरा नोट पढ़ने से आइडिया आ जाएगा, बट फॉर डिटेल्स ऑफ द टॉपिक यू हैव टू रीड द बुक, ओके? नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू रीड द बुक प्रॉपर्ली। सो ये हो गया हमारा लोग का गिवन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोशन निकालने के लिए। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया रहेगा, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट दिया रहेगा, उसका एक पर्टिकुलर गिवन मास दिया रहेगा, उसमें पूछेगा नंबर ऑफ मोल्स कितना है, या फिर पूछ सकता है नंबर ऑफ एटम्स कितना है, ठीक है? देयर डिफरेंट फॉर्मेट्स, तो मैं हर एक फॉर्मेट टच करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव सीन प्रीवियसली। अभी तुम्हारा एक क्वेश्चन हो सकता है, तुम्हारा एक एटम का मास पूछ सकते हैं, ठीक है? सो यू मे बी आस्क्ड what is the mass of a single atom of chlorine in grams? तो अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है? दे आर आस्किंग क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास पूछ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ऐसा एग्जाम में दे देगा, एटॉमिक नहीं भी दे सकता है, बट यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, क्लोरीन का ही थोड़ा सा अलग है, क्यों अलग है मैं नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा। गेट टू नो व्हेन वी डिस्कस आइसोटोप्स, दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल विल कम, ठीक है? क्लोरीन का एक क्लोरीन 35 होता है, क्लोरीन का एक 37 होता है, तो वो क्यों 35.5 लिया जाता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया सबको? तो एक क्लोरीन एटम का मास कितना है? सो यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ वन एटम, ठीक है? और ग्राम्स में निकालना है। सो ग्राम्स में एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। सो यू कैनॉट फाइंड द मास इन, सो तो यू के टर्म्स में तुम नहीं लिख सकते, यू कैनॉट राइट इट इन 35.5 टर्म्स, ओके? सो क्या लिख बोल सकते हैं? सो कैन से एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है? ये जो एटॉमिक मास लिख रहे हैं ये क्या है? ये हम लोगों का रिलेटिव एटॉमिक मास, बट वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल मास, एग्जैक्ट मास निकालना। तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5 U. So therefore मोलर मास ऑफ क्लोरीन, मोलर मास मतलब क्या? एक मोल का कितना मास, एक मोल ऑफ क्लोरीन का कितना मास, तो कितना होगा? 35.5 ग्राम्स। वी कैन राइट दिस एज, सो मोलर मास अगर इतना है, सो वी कैन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यू कैन से 6.022 into 10 to the power 23 atoms of chlorine is equal to, यहाँ पे लिख देता हूँ, मास ऑफ इतना एटम्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू कितना होगा? यही होगा, है कि नहीं? ये होता है ना? हाँ। बाकियों को समझ में आ रहा है? कैन रिलेट? बिकॉज दिस इज द मास ऑफ वन मोल, तो वन मोल में कितना एटम्स होता है? इतना एटम्स होता है ना? एक मोल क्लोरीन में इतना एटम्स होता है। सो एक मोल क्लोरीन का अगर इतना वेट है, तो ऑब्वियसली इतना एटम्स का इतना ही वेट होगा। सबको, बाकी सबको क्लियर हुआ? यस सर। ताबिक, समझ में आ रहा है? यस सर। ऋषिकेश, समझ में आ रहा है?
हाँ सर। ऋषिकेश माइक ऑफ करो। सो हम लोगों का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा टाइप का एग्जाम में दे सकता है और एक टाइप का भी दे सकता है। वो बहुत सा सिंपल है, मतलब कितना ग्राम्स मिलेगा अगर एक मोल लेते हो, तो ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू द ग्राम एटम मास। तो वो इतनी वो इजी है, कर पाओगे। और एक टाइप का सम है तुम्हारा रिगार्डिंग तुम्हारा नंबर ऑफ एटम्स। ओके, क्वेश्चन में एक गिवन नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा, ठीक है, तो उसका मास निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, ओ सॉरी, ये तो सम कंप्लीट ही नहीं हुआ, बिना कंप्लीट कराए दूसरा सम में चला, तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, एक मास निकालना है। तो 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू इतना होगा। ठीक है, सो इतना एटम्स का तो मास अगर इतना है, सो देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर वी कैन राइट 1 atom of chlorine therefore we can say mass of 1 atom of chlorine is equal to कितना होगा, is equal to होगा 35.5 डिवाइडेड बाय, ग्राम में आएगा, डिवाइड बाय कितना होगा 6.022 न्यूटन टू द पावर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है एग्जाम में अगर देने से यू हैव टू कैलकुलेट। सो 5.9 न्यूटन टू द -23। समझ में आया? गलती मत करना, बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हाँ सिंगल एटम का कितना है ग्राम में चाहिए ना, तो 35 पॉइंट यू की जगह में 35.5 ग्राम्स लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, दैट इज द मोलर मास, है कि नहीं? ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास, एक मोल का मास होता है। एक मोल में तो एक एटम नहीं रहता, बहुत सारे एटम्स होते हैं। हमें नंबर ऑफ एटम्स, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, समझ में आया कैसे किया सम? हाँ। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ सम। तो उसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन ऐसा दे सकता है तुम्हारा, देख लो, मैं लिखा हुआ था पहले। एटम ऑफ नियॉन has a mass of कितना 3.35 into 10 to the power -23 grams. How many atoms are there? ये मोल कॉन्सेप्ट का सम नहीं है, ये नॉर्मल वाला सम। देयर इन 20 ग्राम ऑफ द गैस। ठीक है, नियॉन तो गैस होता है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तुम्हारा एटॉमिक फॉर्मूला, एटम का जो सिंबल होता है वो और मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जो होता है सेम होता है। तो नियॉन का जो Ne2 करके का भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग, यू विल ओनली गेट। ठीक है,
ये उसका एक एटम होता है, दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड द मोनो एटॉमिक, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, तुम्हारा मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल भी वो उसमें एक एटम ही रहता है, एक मॉलिक्यूल में एक एटम, ठीक है। सो इसको कैसे करोगे, एकदम सिंपल सा बात है। एटम तुम्हारा है 20 ग्राम्स का, तो एक एटम का मास कितना है, इतना, तो ऑब्वियसली कितना एटम्स मिलेगा, यू कैन फाइंड इट इजीली। ऐसा क्वेश्चन देने से ना ज़्यादा सोचना मत, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना मास है, इतना मास में हर एक एटम का मास इतना है, तो कितना एटम्स निकलेगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नियॉन इक्वल टू, या फिर गिवन मास नहीं, टोटल मास होगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास बाय यूनिट मास, so मास ऑफ वन एटम, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 20 ग्राम्स बाय एक एटम का कितना है, 3.35 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। सो अल्टीमेटली कितना मिलेगा, और एक ग्राम्स होगा, तो ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स है ना, तो न्यूमेरिक निकलेगा, मतलब विदाउट यूनिट निकलेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 5.97 इंटू 10⁻, मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 20 ग्राम्स ऑफ न्यूटन गैस, ठीक है। समझ में आया? हाँ। सो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फाउंड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमको पूछेगा कितना मोल्स, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी गिवन, ये एग्जाम में आ सकता है। सो लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं, सो यहाँ पे पूछेगा डिटरमाइन द मास ऑफ, नंबर ए करते हैं पहले। सो नंबर ए 0.7 मोल ऑफ O2 गैस, तो इसको कैसे करेंगे, देखो एक मोल का मास कितना है, वी कैन से नाउ, सिंपल सा डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, कितना होगा, 16 U, है कि नहीं। देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 गैस, O2 है ना, सो कितना होगा 2 इंटू 16, है कि नहीं। एक ऑक्सीजन एटम का 16 U है, तो दो ऑक्सीजन एटम का कितना होगा, एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम है ना, सो 2 इंटू 16 U है, सो दैट विल बी इक्वल टू 32 U, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ O2 कितना होगा, टू ग्राम्स। समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ। काव्य एक नवोदय समझ में आ रहा है? हाँ सर। नवोदय ऋषिकेश समझ में आ रहा है? हाँ सर। सो अभी हम लोग को मोलर मास मिल गया, मतलब एक मोल में कितना मास है, 32 ग्राम। सो वी कैन राइट लाइक दिस, which implies 1 mole of O2 gas, 1 mole of O2 gas is equal to 32 grams, है कि नहीं। इसको ऑटोमेटिकली एक मोल का इतना है, सो ऑटोमेटिक क्या होगा, 0.7 मोल of O2 gas will be equal to 0.7 into
ठीक है, मतलब यही होगा 32 ग्राम्स लिखेंगे, 32 ग्राम्स कितना होगा इंटू दिस वैल्यू। यूनिटरी मेथड एक का अगर इतना है तो 0.7 कितना है 0.7। ठीक है, ऐसे करोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, डोंट ट्राई टू रिमेंबर फॉर्मूला, try to use the unitary method as much as you can in this chapter. So 13 into 7 हो जाएगा तुम्हारा 22.4 ट्रांसफर। ठीक है, so this is how you find the value। ठीक है, यहाँ पे तुम मास ऑफ लिख सकते हो। So this is how it is to be done। नंबर बी जो क्वेश्चन है, नंबर बी क्या है, एटम का मान। So number B is 0.7 mole of ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, डिफरेंस क्या है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का वर्क है। ठीक है, सो सेम इसकी तरह ही लिखेंगे, बट यहाँ पे एटॉमिक मास के जगह में हम लोग डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। तो वी कैन राइट एटॉमिक राइट द सॉल्यूशन लाइक दिस, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16U। therefore मोलर मास डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल कर जरूरत नहीं। सो मोलर मास ऑफ O इक्वल्स टू 16 ग्राम्स, है कि नहीं। सो therefore we can write mass of 1 mole of ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा 16 grams। so therefore which implies mass of कितना मोल निकालना दिया था 0.7 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इनटू हाउ मच, एक का इतना तो 0.7 का कितना होगा 16 ग्राम्स इंटू 0.7। ठीक है, सो यू विल गेट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वैल्यू। सो इट विल बी 11 पॉइंट, इसका कितना था 22.4 था ना, तो 11.2 निकला। ठीक है, समझ में आया। हाँ। बाकियों को समझ में आया। तो समझ में आया। Yes, sir. Yes. सो ऋषिकेश क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं, बोलो, डाउट है। ऋषिकेश अच्छा, यहाँ पे ये हो गया। वे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा, सेम टाइप का क्वेश्चन है बट डिफरेंस लाइज इन वेयर विल बी यूजिंग द एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, सो ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तो जितना भी मैंने अलग अलग टाइप करा है तो ऐसा टाइप के तुमको देगा एग्जाम में। सो यहाँ पे पूछेगा डिटरमाइन द मास ऑफ नंबर ए 6.022 into 10 to the power 23 number of O2 molecules। तो बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे। सो वी कैन से ये क्या है, एवोगाड्रोस नंबर ही है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट ही है। सो सेम आगे की तरह करेंगे। सो होगा
मोलर मास मिल गया. सो दिस इम्प्लाइज मोलर मास मतलब कितना होता है, इतना एटम्स इतना मॉलिक्यूल्स होता है ना. सो वी कैन से 6.022 और वी कैन से मास ऑफ, this implies mass of 6.022 into 10 to the power 23 molecules of O2. कितना होगा, 32 होगा. खत्म. ठीक है, समझ में आ रहा है. हाँ. सोचो अगर इसी क्वेश्चन में तुम्हारा अगर ये कम दिया रहता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया होता तुम्हारा 12 क्वेश्चन थोड़ा सा बदला देता हूँ, 12.044, तब क्या होता. ठीक है, then you would have to solve this using unitary method. So इतना मिल गया मुझे. ठीक है, so obviously we can say so mass of, so first unitary method क्या करेंगे, mass of one molecule of एग्जैक्ट ग्राम में निकलेगा. so 32 ग्राम बाई 6.022 10 to the power 23. सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास अगर निकालना दे तब ऐसा करना. ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल. बट अगर इतना मॉलिक्यूल्स का मास निकाल दिया सो डोंट कैलकुलेट इट हियर, बेकार में टाइम वेस्ट होगा. सो इतना होगा. ठीक है, सो अल्टीमेटली एक का मिल गया, एक मॉलिक्यूल का मास मिल गया, तो इतना मॉलिक्यूल्स का तो ऑब्वियसली निकाल पाएंगे. सो यू कैन से मास ऑफ 12.044 into 10 to the power 23 molecules of O2 कितना होगा. दिस वैल्यू विल इनटू हियर हो जाएगा, 32 is equal to 32 grams by 6.022 into 10 to the power 23, which is the mass of one molecule into the total number of molecules, that is 12.044 10 to the power 23. ठीक है, सो अभी बहुत सिंपल सा है, ये कैंसिल हो जाएगा. दिस इज टू टाइम्स हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 64. ठीक है, समझ में आया. हाँ. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी गिवन. और एक क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमको दे सकता है नंबर बी में अगर करें तो नंबर बी विल बी दैट ऑफ ऑक्सीजन. सेम ऑक्सीजन का एग्जाम ले रहे हैं. सो 3.011 into 10 to the power 23 एटम्स, या फिर मैं 24 लिखता हूँ. ठीक है, बी केयरफुल विद दैट. ठीक है, ये हर वक्त कोई एक्सपोनेंट दिया रहेगा उसको 23 मत पकड़ लेना, देख लेना. तो इतना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. सो इसका मास कितना होगा वो निकालना. सो सेम आगे की तरह करेंगे. फर्स्ट में हर एक चीज में मोल कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए मोलर मास निकालना. ठीक है, इफ यू आर एबल टू फाइंड द मोलर मास देन obviously everything becomes very much clear. So atomic mass of oxygen equals to 16U. Therefore molar mass oxygen atoms equals to कितना होगा, 16 grams, which implies mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen equals to कितना है, 16 gram. So now we can use the unitary method. So mass of one atom of oxygen कितना होगा, 16 grams. 16 grams divided by 6.022 into 10 to the power 23, ये हो गया. So which implies ultimately कितना एटम्स चाहिए था हम लोगों को, 3.011 into 10 to the power 24. So mass of 3.011 into 10 to the power 24 atoms of oxygen कितना होगा,
we will write this value 16 grams by 6.022 into 10 to the power 23 into the total number of atoms 3.011 into 10 to the power 20. ठीक है. Now see one thing, यहाँ पे 23 यहाँ पे 24 है, so ऑब्वियसली मैं जब कैंसिल करूंगा यहाँ पे कितना आएगा, कितना वैल्यू आएगा, 10 रह जाएगा, है कि नहीं. सो 10 यहाँ पे रह जाएगा और इसका डबल हो है कि नहीं. तो 3.01 का डबल है, सो 2 से फिर से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 8 जा 16. सो ऑब्वियसली कितना ग्राम्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू 80 ग्राम्स. समझ में आया? हाँ. बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सो देखना जो मैंने सम्स कराया ऐसा टाइप का ही सम्स देगा एग्जाम में, more or less similar kind of sum will be given. So try to do similar kind of sum from the exercise as well as the in-text questions. और किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछना. This chapter is very important. Study it carefully because if you don't understand this chapter, next chapter बहुत difficult होगा. Next chapter और chapter 1 of class 10 बहुत difficult हो जाएगा. Chapter 1 तो कर ही नहीं पाओगे. बैलेंसिंग का बात छोड़ ही दो. If you cannot write the molecular formula properly. So study this chapter very important carefully. और एग्जाम्पल्स में देखना कैसे सम किया है और एक्सरसाइज का सम ट्राई करना कोशिश करना. सो होपफुली आज का क्लास थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ तुम लोगों का. सो ट्राई टू डू सम्स लाइक दिस एंड चैप्टर पढ़ना. ओके, दिस इज कोई डाउट? नहीं. नवोदय, ऋषिकेश, काव्य, एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. प्रैक्टिस करना इजी लगेगा. इफ यू डोंट प्रैक्टिस, देख देख के प्रैक्टिस करो, बस देख के समझ के करना. ठीक है, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू द सम्स एग्जाम में कर पाओगे. अदरवाइज एग्जाम में स्पीड भी नहीं आएगा और क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगेगा हाँ ये तो नहीं आता है. So the more you practice, the more you will get familiarized with the questions. Okay. So thank you. Bye bye. Good night, everyone. Bye. Good night.